उठ भी जाओ किरण बीबी, मेरी प्यारी बहन, ना तुम खुद सोती हो ना किसी को सोने देती हो। नूर ने अपनी बहन किरण से चीखते हुए कहा। नूर और किरण दोनों बहनें थीं। घर में इन दोनों बहनों और उनके माँ के सिवा कोई नहीं था। अब्बू का इंतकाल हो गया था। किरण की कुछ सोच ही अजीब थी। अजीब किस्म की लड़की थी। उसका कहना था कि लोग मोबाइल पर खा थोड़ा जाते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं। वो हमें पागल करते हैं और हम उनको पागल करते हैं। मेरी प्यारी बहन ने नाश्ता करना है क्या नहीं? नूर ने कहा। ओहो, तुम ना नींद का सारा मजा ही खराब कर देती हो। तुम्हें पता है सुबह सुबह सोने का कितना मजा आता है। काश तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होता, तुम भी रात भर उससे बातें करती, उस मजनू से। तुम्हारे साथ वो जीने मरने की कस्में खाता, तुम भी उसके साथ जीने मरने की कस्में खाती। फिर जिंदगी का कितना मजा होता यार। न तुम जिंदगी के खुद मजे लोगी और न किसी और को लेने दोगी। किरण ये सब बातें अपनी बहन नूर से बड़े रोमांटिक मूड में किए जा रही थी। ओहो किरण की बच्ची, ये बकवास अब बंद करो और नाश्ता कर लो। ठीक है मेरे आका, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम चलो मैं आती हूँ। तुम मेरी बहन किसी मौलवी के घर पैदा होती, तुम्हारे जैसी लड़कियां सारी जिंदगी घर का काम और अपने शोहर की खिदमत में गुजार देती हैं, और कुछ नहीं। किरण ने नाश्ता करते हुए नूर से कहा। नूर बोली, किरण तू कभी मुझसे बहुत मार खाएगी, और ये जो तुम सारी सारी रात मोबाइल पर लड़कों से बातें करती हो, किसी दिन किसी मुसीबत में ना फंस जाना। काश अब्बू जिंदा होते, वो खुद तुम्हें समझाते। अब्बू का नाम लेते हुए नूर की आंखों में आंसू भी आ गए। अच्छा अच्छा मौलवी साहिबा, अब मेरी बात सुनो, किरण ने नूर से कहा। हाँ बोलो। बात यह है कि मैंने 2 दिन बाद अपनी सहेली की सालगिरह में जाना है, और रात भी वहीं रहूंगी और सुबह आऊंगी। या अल्लाह, इस लड़की को अब तू ही कुछ हिदायत दे, हमारी समझ से ये बाहर है। मेरे मौला तू करीम ज़ात है, इस लड़की पर हमेशा अपना करम रखना। नूर अपनी बहन के लिए दुआ करते हुए घर के काम में मसरूफ हो गई। नूर 5 वक्त नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ती थी। नूर और किरण की माँ लोगों के घरों में काम करती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। नूर को अपनी बहन किरण की हर वक्त फिक्र रहती थी। क्यों ना होती, आखिर वो उसकी बहन थी। उसे डर था कि कहीं वो लड़की किसी मुसीबत में ना फंस जाए, और हर नमाज के बाद किरण के लिए दुआ भी करती थी। 2 दिन गुजरने के बाद किरण ने अपनी बहन नूर से कहा, मुझे अपनी सहेली के यहाँ जाना है और रात को नहीं आऊंगी। नूर ने गुस्से से कहा, क्यों नहीं रात को आओगी? देखो बहन, अगर रात को नहीं आना तो हरगिज ना जाओ। क्यों नहीं जा सकती? और एक बात, अपने कानों के पर्दे अच्छी तरह हटा कर सुन लो। ये मेरी अपनी जिंदगी है, इसे मैं जिस तरह गुजारूं वो मेरी मर्जी है। मैं अब बच्ची नहीं हूं, मैं अच्छी तरह समझती हूं। प्लीज आज के बाद मेरी जिंदगी में दखल ना दो तो अच्छा होगा। नूर ये सब बातें बुत बने सुन रही थी, और उसकी आंखों में आंसू भी उमड़ आए थे। नूर ने किरण से दुख भरे अंदाज में कहा, मैं समझती थी किरण, अभी तुम बच्ची हो, मगर आज मुझे महसूस हुआ मेरी सोच गलत थी। जो तुम्हारी मर्जी में है, तुम जो चाहो कर सकती हो। मैं तुम्हें आज के बाद नहीं रोकूंगी, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। जमाना बहुत खराब है, कहीं जमाने वाले तुम्हें खराब ना कर दें। हो सके तो जमाने वालों से बच के रहना, और अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना। यहाँ हर हर कदम पर इज्जत लूटने वाले लुटेरे तुम्हें बहुत मिलेंगे, और इज्जत देने वाले बहुत कम। औरत की एक बार इज्जत चली जाए फिर कभी नहीं आती। माँ बिस्तरे मर्ग पर पड़ी है, और आज तुमने अच्छा किया जो मुझे एहसास दिलवाया। तू अब बड़ी हो गई, मगर इंसान जितना भी बड़ा हो जाए, अपने बड़ों से बड़ा नहीं हो सकता। उसे अपने बुरे वक्त में अपने बड़ों की बातें याद आती हैं, और अगर बुरा करें तो बड़ों की नसीहत याद आती है। अच्छा बहन, अब तुम जो करो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। खुदा की हमेशा तुम पर रहमत रहे, और जिंदगी में कोई दुख तुम्हारे करीब ना आए। नूर रोते हुए ये बातें किरण से कहकर अपने कमरे में चली गई। किरण ने जहां जाना था वहां चली गई। किरण ने एक बिगड़े हुए अमीरजादे समीर से इश्क करती थी, जो निहायत ही आवारा और बदचलन किस्म का लड़का था। उसका ये काम था कि मासूम लड़कियों से मोबाइल पर दोस्ती करता, उन्हें सपने दिखाता,
उनकी मासूमियत से खेलता और खूब पागल बनाता था। जिस लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाता तो कुछ दिन बाद उसे भूल जाता और ऐसे भूल जाता जैसे वो उस लड़की को जानता तक नहीं। ये था उस लड़के समीर का काम। किरण की किसी सहेली की सालगिरह ना थी, बल्कि उसने एक 5 स्टार होटल में समीर के साथ डिनर करना और रात गुजारना थी। समीर ने किरण को आते हुए देखा तो बोला, ओ मेरी जान, इतना लेट? अम्मी ने तो नहीं रोक लिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं समीर, बस रास्ते में थोड़ी देर हो गई थी मेरी जान। ओह यार, मैं कितनी देर से बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, समीर ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। चलो आओ बैठो, छोड़ो सब बातों को, पहले ही मेरा मूड बहुत खराब है। किरण ने समीर का हाथ पकड़कर कहा, देखो किरण, इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह तो पार्टी का मजा नहीं आएगा। बेहतर यह है कि हम वापस घर चले जाएं, समीर ने संजीदा अंदाज बनाते हुए कहा। नहीं नहीं, अब सब ठीक है, किरण यकलख्त बोली। ओह जान, तुमने मुझे डरा ही दिया था। किरण के हाथ बहुत प्यार से अपने हाथों में दबा रहा था और प्यार भरी नजरों से किरण को देख भी रहा था। किरण, मैं तुमसे अब एक पल के लिए भी जुदा नहीं होना चाहता। बस हम अब जल्दी से एक हो जाएं। मुझसे अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती जान। अच्छा बाबा, अब ओके। अब मुझे ये बताओ तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? किरण ने पूछा। जान, हम खाना खाकर सारी रात प्यार भरी बातें करेंगे, समीर बोला और साथ ही पूछा, ओ मेरी सरकार, अब बताओ खाने में क्या पसंद करोगी? कोई अच्छी सी चीज मंगवा लो, किरण ने कहा। ठीक है जान। समीर और किरण खाने से फारिग होकर कमरे में चले गए। किसी का डर नहीं था और ना ही कोई रोकने वाला था। दोनों पर जवानी का नशा था। रात के 1 बज गए। किरण का अंदाज बेबाक हो गया और समीर का तो वैसे ही ये पेशा था। लड़कियों को गुमराह करना उसके लिए मामूली बात थी। किरण, जो समीर के प्यार में बिल्कुल अंधी हो गई थी, उसे अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी। उसकी हाँ में हाँ मिलाती और खुद ही दलदल में धंसती गई। यूं ही बातों में किरण ने पूछा, समीर मेरी जान, कभी मुझे छोड़ोगे तो नहीं? नहीं जान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ऐसा तुम सोचना भी नहीं। बाहर बादल की गरज थी, बिजली चमक रही थी और जवानी पर गुनाह का नशा था। बाहर देखो, मौसम कितना प्यारा है। आज तुम्हारे बिल्कुल करीब आने को दिल चाहता है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो, समीर ने बिल आखिर बोल दिया। किरण ने शर्माते हुए कहा, क्यों नहीं? किरण, कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी ही रहेगी। किरण की हर चीज के मालिक हो तुम। समीर की तो पहले से यही सोच थी। सो उस मासूम फूल को समीर ने मसल ही डाला और अपनी हवस का निशाना बना डाला। इंसान कितना गिर जाता है अपने नफ्स की खातिर। ऐ इंसान, तुम्हें याद नहीं रहता। किरण रात समीर के साथ गुजारने के बाद सुबह अपने घर चली गई, जहां उसकी बहन नूर बहुत परेशान थी। उसके लिए किरण घर जाते हुए अपनी नजरें झुका रही थी। अंदर से उसका ज़मीर उसे मुलामत कर रहा था। नूर, जो उस वक्त बाहर से बहुत गुस्से में थी, लेकिन अंदर से किरण के लिए बहुत मोहब्बत रखती थी। किरण अपने कमरे में चली गई और किरण के पीछे नूर भी उसके कमरे में आ गई। किरण अभी बैठी ही थी, नूर ने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल तो नहीं देना चाहती, मगर ये जरूर पूछना चाहूंगी कि यह सिलसिला कब तक चलेगा? तुम्हें पता है माँ बहुत बीमार रहती है और अगर खुदा ना करे तुमको कुछ हो गया तो क्या बनेगा? हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, ना ही हमारा कोई भाई है। अल्लाह के सिवा हमारा कोई आसरा नहीं। ये तुम अच्छी तरह सोच लेना और मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती। तुम अब थक गई होगी, आराम करो। नूर कमरे से निकलकर सीधा अपनी माँ के पास चली गई, जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ी अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी। नूर ने रोते हुए माँ से कहा, देखो माँ, अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लग गई है। ऐ काश तुम किरण को समझाती। आज हमें आपकी बहुत जरूरत है। मैं अपने दर्द कहाँ जाकर बयान करूं? कौन सुनेगा तेरे सिवा अम्मा? अब तो कुछ बोलो। ऐसा लग रहा था कि नूर दीवारों से बातें कर रही थी, क्योंकि नूर की माँ बोलने से कासिर थी। वो बीमारी की वजह से इंतहाई लागर हो चुकी थी। 3-4 दिन तक किरण का समीर से राब्ता ना हुआ। किरण इस वजह से अब घर में परेशान रहने लगी, क्योंकि समीर का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। कैसे ऑन होता? ऐसे इंसानों के नंबर ऐसा होने के बाद बंद ही रहा करते हैं। ये सिर्फ शिकारी होते हैं जो शिकार करके गायब हो जाते हैं। ऐसे ही दिन रात गुजरते गए। बात महीनों तक जा पहुंची।
کرن اس پریشانی کی وجہ سے کافی بیمار ہو گئی۔ اس دوران نور کی شادی کی بات ہو رہی تھی۔ نور اپنی بہن کرن کے لیے بہت فکر مند تھی، کیونکہ کرن نے جو بویا تھا وہ کاٹنے کا وقت آ گیا تھا اور وہ امید سے تھی۔ کرن اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ اب اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ نور صحیح تھی۔ نور کی یہ خواہش تھی کہ پہلے کرن کی شادی ہو جائے، مگر کرن یہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کرن ہر بار نور سے کہتی، میں نے نہیں کرنی شادی، مجھے مرد ذات سے نفرت ہے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ اس موضوع پر دوبارہ بات نہ کرنا۔ اس ساری صورتحال میں کرن نے اصل بات نور سے چھپا کے رکھی۔ نور کرن کی یہ باتیں سن کر خاموش ہو جاتی اور اندر سے بہت روتی۔ دن بہت تیزی کے ساتھ گزر گئے۔ آخر کار کرن کی ڈلیوری کا وقت بھی قریب آ گیا۔ کرن کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ نور کرن کے لیے بہت فکر مند تھی۔ ایک دن کرن کی طبیعت خراب ہو گئی اور نور کرن کو جلدی سے ہسپتال لے گئی۔ جب ڈاکٹروں نے کرن کا چیک اپ کیا تو نور سے کہا، بچہ اندر مر چکا ہے، اس لیے اس کو جلد ہی آپریٹ کرنا ہوگا، وقت بہت کم ہے اور ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ مریضہ بچ سکتی ہے یا نہیں۔ نور زاروں قطار رونے لگی اور دعا کرنے لگی کہ وہ بچ جائے۔ اس کی زبان پر دعا تھی کہ اللہ میری بہن کی زندگی بچانا، اور کرن کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ کرن نے نور کو روتے ہوئے دیکھا تو اپنی طرف بلایا اور کہا کہ میری پیاری بہن، تم مت رو، یہ میری اپنی غلطی کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے۔ کاش میں اس وقت تمہاری باتیں سمجھتی تو اس حال میں نہ ہوتی۔ تمہاری وہ باتیں سچ تھیں، تم بہت اچھی بہن ہو۔ میرے جیسی لڑکی کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ نور روتے ہوئے بولی، تم ایسی باتیں نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اتنی دیر میں لیڈی ڈاکٹر آ گئی۔ اس نے آ کر کہا، اس پیپر پر سائن کر دیں، ہم مریضہ کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ کرن کا آپریشن شروع ہو گیا۔ نور باہر پریشانی کے عالم میں اپنی بہن کے لیے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے اور نور سے کہا، سوری، ہم آپ کی بہن کو نہیں بچا سکے۔ نور یہ سن کر غم سے وہیں زمین پر گر گئی۔ ہسپتال میں موجود لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے۔ وہ روتی جاتی اور کہتی جاتی، کاش تم ایسی غلطی نہ کرتی، ایسا نہ ہوتا، تمہارا موبائل ہی تمہارا قاتل نکلا، نہ تمہارے پاس موبائل ہوتا اور نہ تم سے ایسی غلطی ہوتی اور نہ آج تم اس طرح مرتی۔ کرن نے بھی کام کی چیز کا غلط استعمال کیا۔ حدود پھلانگنے والی لڑکیوں کے لیے کرن کا انجام سبق ہے۔